अनेक राष्ट्रीय सर्वे के हिसाब से नव भारत के सृजन में जो मुख्य खामी उभर के आ रही है जिस क्षेत्र से, वो शिक्षा का क्षेत्र है। और इस शिक्षा के क्षेत्र में भी जो खामी सबसे ऊंची मानी गई है वो है संवादहीनता। गुरु और शिष्य के बीच में बढ़ रहा संवाद का हीन होना नव भारत के सृजन के लिए एक बड़ी पेचीदगी पैदा कर रहा है। और सिर्फ यही क्यों, अत्यधिक परीक्षा का होने वाला तनाव हो, आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति हो या नया शिक्षा सिस्टम, अभी सब कुछ जो है वो थोड़ा सा अधर में है। चीज़ें इस साल से साफ हो जाएंगी, लेकिन उस साफ होने वाली चीज़ों से पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में गुरु और शिष्य के संबंध में क्या कुछ नया खोजा जा सकता है। वृंदावन से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है, और आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी से बेहतर और कौन व्यक्तित्व हो सकता है जो इस विषय पर बात करें। आचार्य श्री आपको बहुत प्रणाम। प्रणाम रुद्र भैया। आचार्य श्री एक सीरीज कर रहे हैं जहाँ पर शिक्षा की समस्याओं पे बात कर रहे हैं, गुरु और शिष्य के बीच में बढ़ती हुई संवाद की दूरियों पे बात कर रहे हैं। तो मैं पहला सवाल ही आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में ये जो आधुनिक शिक्षा है, जो ऐसी शिक्षा जो स्कूलों से यूनिवर्सिटीज से जा रही है, इसमें गुरु और शिष्य के बीच में संवादहीनता बढ़ते हुए आप भी देख पा रहे हैं? मेरी दो बेटियां हैं जो कि पहली वाली लगभग दूसरी कक्षा में है, बड़ी वाली, और छोटी वाली अभी अभी उसका प्रवेश हुआ है। और बहुत आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मैंने उनको डाला है, क्योंकि मैं स्वयं भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में रहा हूँ। मैं एक बात आपसे कहूँगा रुद्र जी कि शिक्षा आधुनिक ही होती है जो वर्तमान समय के साथ हमारा सामंजस्य बिठाए। अगर शिक्षा आधुनिक नहीं हुई है तो वो उसका कोई प्रयोग नहीं रह जाएगा। समय समय के साथ, इसीलिए भगवान भी समय समय पर अवतार ले रहे हैं, और समय समय पर शास्त्रों को भी वही वाल्मीकि को 500 साल पहले तुलसी फिर पुनः स्थापित करते हैं, क्योंकि उस राम कथा का आधुनिकीकरण ही करना था। उस समय के परिप्रेक्ष्य में उसको कुछ पुरातन वैल्यूज़ के साथ जोड़कर स्थापित करना था। तो जैसे आपने एक बात कही, गुरु शिष्य के मध्य का संवाद, निश्चित रूप से संवाद ही शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। समस्या ये आ गई है कि मैं बहुत हाथ जोड़कर ये निवेदन करूँगा, मैं स्वयं भी एक आधुनिक शिक्षा से पढ़ा हूँ, कोई भी मेरी बात को बुरा न माने, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले गुरु अपने आप को देखना होगा, और शिष्य को भी अपने आप को शिष्यत्व के रूप में देखना होगा। शिष्य के भीतर शिष्यत्व की जागृति होगी और गुरु के भीतर गुरुत्व की जागृति होगी। तो जो शिक्षा प्रणाली के मध्य में आया प्रोफेशनलिज्म है, वो अंतर्ध्यान होगा, और जब प्रोफेशनलिज्म अंतर्ध्यान होगा तो संकेत भी संवाद होगा, तो इशारा भी संवाद होगा, न बोलना भी संवाद होगा, कुछ कह देना भी संवाद होगा। समस्या भी एक सामंजस्य है। मेरे पिताजी कहते थे मदर प्लस फादर इज इक्वल्स टू गुरु, जिसके भीतर पिता का अनुशासन भी हो और माँ का ममत्व भी हो, ये दोनों चीज़ें उसमें स्थापित हो जाएं तो गुरुत्व का जन्म होता है। तो ये जो उसके बीच का प्रोफेशनलिज्म है, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक प्रोफेशनली आप बहुत लंबा संवाद करने के बाद भी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दे सकते, और इमोशनली एक छोटा सा संकेत करने के बाद भी शिष्य के भीतर उस प्रतिभा को स्थापित किया जा सकता है। एक सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में मात्र एम्प्लॉयमेंट हुआ है। कोई व्यक्ति अगर जिस दिन ये समझ लेता है कि मुझे बिना पढ़े भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, तो हर क्लासरूम में ऐसे दो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जिसको उस शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उसकी सीरियसनेस का स्तर दूसरा होता है, और दूसरी तरफ वो भी व्यक्ति होता है जिसका तो पहले से ही मालूम है उसे क्या करना है, बस वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ करने का कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है। इसी क्षेत्र में एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स का निर्माण वर्तमान समय में हुआ है कुछ समय से, जहाँ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं।
दक्षिण की तरफ कुछ ऐसे स्कूल हैं, पहले भी कृष्णमूर्ति जी के माध्यम से, रमन महर्षि के माध्यम से, अपने चिन्मय मिशन के माध्यम से, जहाँ कुछ अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, जहाँ शिक्षा को उस क्लासरूम तक सीमित नहीं किया गया है। चूँकि शिक्षा को एडवांस करना बहुत, आज सूचना का तंत्र आपके कैमरे से भी बड़ा फ़ोन होता था किसी ज़माने में, और वो आज इतना सीमित हो गया है कि आप अपनी पॉकेट में आराम से रख सकते हैं। पर जो एक शिक्षा का सामान्य फॉर्मेट है वो वही है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय शुरू हुआ था। हमें समझना पड़ेगा, अभी हम जो स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं उसका फॉर्मेट कहाँ से बना। उसका फॉर्मेट बना कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए लेबर को ट्रेंड किया जाता था। तो एक व्यक्ति ब्लैक बोर्ड पर लेबर को ट्रेंड करता था, इसलिए उसमें बेल भी बजती थी। वो हर प्रकार की वही व्यवस्था थी जिससे वो उस व्यवस्था में समाहित हो सके। वही प्रणाली बहुत वृहद रूप में विद्यालयों में स्थापित होती चली गई, और उसी को थोड़ा थोड़ा इतिहास आदियों के साथ जोड़ते जोड़ते एक एकेडमिक तैयार कर लिया गया। और अगर आप उसमें पास हो गए तो आप क्वालिफाइड हैं, और उस क्वालिफिकेशन के माध्यम से 50 संस्थाएं बना ली गई जहां पे आपको एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मिल जाएगा, और शिक्षा यहाँ से समाप्त हो गई। पर विद्या उसे नहीं कहते जो धन देती है, विद्या उसे कहते हैं जो विनयता देती है। विद्या ददाति विनयम, और उसके लिए विवेक का संधान होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा सूचना का निर्माण नहीं है, व्यक्तित्व का निर्माण है। सही है। आपने कहा कि शिक्षा आधुनिक ही होती है। एक बृहद स्तर पे एक मांग उठती रही है कि सिलेबस में वेदों को भी जगह मिले। आप इस मांग से सहमत हैं या आपकी क्या राय है? बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ। चूँकि वर्तमान समय में भी अगर हम केवल ये सोचें कि पुराना कुछ भी डालने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर सारे मुगल इतिहास को भी हटा देना चाहिए। उसको भी पढ़ के वर्तमान समय में हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो हासिल नहीं हो रही है। केवल हम कोई पुराने बने हुए स्थानों के थोड़े से महत्व को समझ लेते हैं कि ये इस साल में बना, और इस पति ने अपनी पत्नी की याद में फलानी चीज़ बना दी, और उसको आज 50 साल से बहुत सारे लोग, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, उसके बाद भी किसी भी पति को अपनी पत्नी के लिए कोई एक चीज़ बनाने का कोई बहुत बड़ा कोई संकल्प पैदा नहीं हुआ, तो उसका भी कोई लाभ नहीं बना। पर वैदिक शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा है। हम लोग त्रिपद विज्ञान में विश्वास करते हैं। त्रिपद विज्ञान है जीव, प्रकृति और ईश्वर, जो यहाँ जो मैं, ये और वो, इन तीनों का संतुलन वेद बैठाता है, त्रिपद विज्ञान है। तो वैदिक शिक्षा वर्तमान व्यवस्था को और भी दिव्य करने वाली है, अत्यधिक आधुनिक है। हाँ, उसको उस रेलेवेंस के साथ परोसना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या हो गई भाषा की, और वैदिक संस्कृत तो और भी अलग प्रकार की है। तो अगर उसका भाषा का संतुलन बिठा के, समझदार व्यक्तियों का आश्रय लेकर के अगर उस वैदिक शिक्षा के मध्य में रखा जाए, इन्हीं उद्देश्यों से, E=mc² कोई प्रूफ करना हो, तो आइंस्टाइन की जगह हम ऋग्वेद का भी आश्रय ले सकते हैं, सांख्य का भी आश्रय ले सकते हैं। आज अगर हम केवल भूगोल का व्याख्या करना चाहते हों, तो हम किसी एक, या मैं एक छोटा सा और नाम आपसे निवेदन करूं, तो जैसे एडिसन ने रचना की और संपर्क के साधन बनाए, हमको वैदिक शिक्षा में सबका विज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम राइट ब्रदर्स की जगह पुष्पक विमान का भी स्मरण कर सकते हैं। हमारा इतिहास थोड़ा सा और गहरा हो जाता है अगर हम राइट ब्रदर्स का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने उस विज्ञान को आधुनिक व्यवस्था में आरोपित किया, और फिर उसी को एयरबस और बोइंग ने और ज़्यादा आधुनिक कर दिया, तो यही व्यवस्था और प्रगाढ़ होती है। तो वर्तमान शिक्षा का वेद विरोधी नहीं है, इसलिए कोई वैदिक अत्यंत वैदुष्यपूर्ण व्यक्ति भी, मैं स्वयं भी अपनी बालिकाओं को या अपनी संतानों को, या बनारस के बड़े बड़े या वृंदावन के बड़े बड़े पंडित भी अपने बालकों को आधुनिक शिक्षा से रोकते नहीं हैं, क्योंकि वो उसके संतुलन को जानते हैं। बस वहाँ हास्यास्पद विषय ये हो जाता है कि जो चीज़ हम कहते हैं कि 20 साल पुरानी है, वैदिक पढ़ने वाले व्यक्ति को पता चलता है ये 200 साल पुरानी है। वो उसके और महत्व को भीतरी रूप से समझ लेता है।
आज आप जिस भवन में बैठे हुए हैं, इस भवन का मूल निर्माण 300 वर्ष पुराना है, पर जिस आप कक्ष में बैठे हुए हैं, ये वो कक्ष इस स्थान का ही आधुनिकीकरण है। शिक्षा को भी इसी की जरूरत है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आचार्य जी, जिस शिक्षा के सर्वे का मैंने जिक्र किया अपने शुरुआती उद्बोधन में, उस सर्वे का एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि बच्चों के माँ बाप बेहद तनाव में रहते हैं कि उनका बच्चा कहीं असफल ना हो जाए। बच्चे की असफलता माँ बाप के सामाजिक प्रतिष्ठा में भी अब एक पुल का काम कर रही है। तो ये जो बच्चों पे अतिरिक्त दबाव पड़ रहा परीक्षा में सफल होने का, इसको कैसे देखते हैं? इन बच्चे इन असफलता से कैसे बच सकते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात सदा से है। ये बात ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष से शुरू हुई हो। ये बात सार्वभौम है। आज से हजारों साल पहले एक शब्द का प्रयोग, वही शास्त्र जो कहता है मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, भगवान से पहले माता और पिता को प्रणाम करने की आज्ञा जिस वेद ने दी, वही शास्त्र कहता है माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता। वो माता और पिता दुश्मन और शत्रु के समान हैं जो अपने बालक को पढ़ाएं नहीं। उसकी शोभा ऐसे ही है। अब सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करूं, उसकी शोभा ऐसे ही है जैसे हंस मध्य बको यथा। ये सामाजिक ही तुलना है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी ही शुरू हुई है। एक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये व्यवस्था तब से है जब से शिक्षा है, और यही उसका साफल्यता का स्वरूप है। यही उसकी साफल्यता का स्वरूप है। यही उसकी, एक छोटा बच्चा जो कभी नहीं चला, जब वो चलना जानने का प्रयास करता है, तब गिरना और उस पर थोड़ी चोट लगना उसकी वो प्रोसेस है। तो सामाजिक दबाव होना और परीक्षा में सफल होना, ये शिक्षा की बहुत बड़ी प्रोसेस है। परीक्षा हर स्तर पर होती है, पर हाँ, परीक्षा का स्वरूप कैसा है इस पर विचार किया जा सकता है, जो कि आधुनिक शिक्षा के इस समय जो अब बड़े बड़े मॉडर्न स्कूल्स हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी है जहाँ एक जो रूटीन एक एग्ज़ाम देने की पद्धति थी छोटे स्कूल्स में, जो हम लोगों ने भी आपने भी दिए, उस व्यवस्था को बदला गया है। वैसी एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे जैसे हमने आपने दिए थे, पर कहीं ना कहीं परीक्षा अवश्य खड़ी हुई है। वो इस रूप में नहीं है, कोई अलग रूप में। ये बहुत सुंदर बात है। तो मैं आपसे स्वतंत्र रूप से कहूँ तो शिक्षा का जो आधुनिकी परोसाई है, उससे मुझे कोई समस्या नहीं। वो होनी ही चाहिए, क्योंकि विश्व भर से तभी उसका सामंजस्य बैठेगा। पर वो थोड़ी कुछ ज़्यादा वैल्यू बेस्ड हो, कुछ उसमें ज़्यादा और मॉरलिटी का प्रवेश हो। और मैं एक छोटा निवेदन करूँगा, उसमें कुछ यत्किंचित भारतीयता का भी प्रवेश हो, जिससे व्यक्ति इस भारतीय राष्ट्र धर्म से संयुक्त हो सके। आज रामायण और महाभारत जैसे शास्त्र केवल धार्मिक शास्त्र नहीं है, ये सामाजिक शास्त्र है। रामायण महाभारत सबसे बड़ी सोशियोलॉजी है आज तक, जिसने, अगर हम केवल मैक्स मूलर को पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी में, और उसको हम एजुकेशन की बैचलर्स की पढ़ाई में आरोपित करके और मैक्स मूलर को कोट दे सकते हैं, तो मैक्स मूलर जैसे सैकड़ों सूत्र हमारे पास महाभारत के भीतर उपस्थित हैं, क्योंकि सार्वभौम अद्भुत सामाजिक शास्त्र है। श्रीमद् भागवत में हम आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, उसमें बड़े बड़े यूरोपियन कोर्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। भागवत में मनी के प्रबंध का बहुत अद्भुत वर्णन है। उसका कितना हिस्सा परिवार पे खर्च कीजिए, कितना हिस्सा इस पर। मैं बल्कि कल परसों ही अपने फ़ोन में निकाल के रखा था। आप कहोगे मैं वैदिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ और फ़ोन निकाल के दिखा रहा हूँ। यही शिक्षा का आधुनिकीकरण है। सही है। तो इसके स्वरूप को भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आया, ये धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त महामूत्र च मोदते। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह लिखा है कि जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांटता है, भागवत का श्लोक कह रहा हूँ, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ स्वजनों के लिए।
ये वही भागवत है जो कह रही है कि भोगों के लिए भी खर्च करो। क्या इससे बड़ी आधुनिक शिक्षा कोई हो सकती है? उसने कहा कुछ धर्म के लिए खर्च करो, मतलब आपका पूरा 100% धन 5 विभागों में बंटना चाहिए। 20% आप धर्म के लिए खर्च कीजिए, 20% आप फ्यूचर के लिए खर्च रखिए, 20% आप फैमिली पे स्पेंड कीजिए, रिश्तेदारों को दीजिए, ये जो होली दिवाली पे लिफाफे बनते हैं इन सब में प्रयोग में लीजिए, और 20% अपने यश के लिए भी खर्च कीजिए। कहीं प्याऊ लगा रहे हैं तो उस पर आप लिख दीजिए नाम, कहीं दरवाजा बना रहे हैं तो आप लिख दीजिए नाम। तो ये शिक्षा, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन ही है जो शास्त्रों के माध्यम से आरोपित की जा रही है, उसको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो शिक्षा एक अद्भुत टर्न पा सकती है और एक अद्भुत वैल्यू को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है। इतना सा फर्क है बस वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में। वैदिक शिक्षा कैसी है, जैसे फिल्म का सेट होता है, या मैंने एक अमृतसर की कथा में एक एग्जाम्पल दिया था। एक होती है कैनवास पेंटिंग और एक होती है सैंड आर्ट, बस केवल इतना सा अंतर है। कैनवास पेंटिंग परमानेंट होती है, वो इस लहजे से बनाई जाती है कि अब ये दोबारा ऐसी नहीं बनेगी, और इसमें अगर कोई गड़बड़ करी तो ये मामला बिगड़ जाएगा, तो बहुत सावधानी से बनेगी। उतनी ही सावधानी से और उससे भी अत्यधिक जटिलता के द्वारा सैंड आर्ट बनती है, पर वो मालूम है कि ये सैंड की आर्ट है, तेज आंधी में उड़ जाएगी। वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के आधार में केवल इतना सा अंतर है। जैसे हम फिल्म का सेट बनाते हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए और उसको बाद में उखाड़ देते हैं, और कोई एक मकान बनाता है जिसमें वो 100 वर्ष तक रहना चाहता है। शास्त्र वेद ये कहता है बहुत अच्छा फिल्म का सेट बनाइए, पर ये परमानेंट नहीं है, माया है, टेम्परेरी है, उसको व्यवस्थित बनाओ, पर एक दिन ये मेला उखड़ जाएगा। इसलिए उसमें निर्मोहिता का भी संदेश वेद प्रदान कर देता है, अनुरक्ति के साथ विरक्ति का भी संदेश साथ में प्रदान कर देता है कि आज जिसने 10 घंटे लग के सैंड आर्ट का निर्माण किया, जो शायद केवल 2 ही घंटे तक रहेगी और उड़ जाएगी, और जिसने कैनवास पेंटिंग 15 मिनट में केवल पेंट यूं फैला दिए, वो शायद 100 साल तक बची रह सकती है। केवल इतनी सी व्यवस्था का अंतराल आकर के खड़ा होता है। अत्यधिक विज्ञान, और मेरा तो सौभाग्य रहा कि मुझे दोनों तरफ देखने का अवसर मिला, इसलिए मैं आपसे बहुत विश्वास के साथ कह पा रहा हूँ, आधुनिक शिक्षा की सारी व्यवस्था और वैदिक शिक्षा की सारी व्यवस्था को अगर पुल बना दिया जाए तो बहुत बहुत अद्भुत बात होगी। केवल ये गीत नहीं रह जाएगा कि भारत सोने की परी थी, सोने की चिड़िया था, बस उसका एक पुल बनाने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। उसका महत्व, जैसे दक्षिण में पहनते हैं ना, ऊपर शर्ट और नीचे तहमत, आज शिक्षा को भी थोड़ा यही करना है। आधार में धर्म चाहिए और ऊपर शर्ट भी चलेगी। आचार्य जी, तेलंगाना के करीमनगर में यूपीएससी में असफल होते हैं। हाँ। एक व्यक्ति ने तलवार से 4 लोगों को मार दिया। राम राम। कोटा में यही हालत है साल दर साल, हालांकि पिछले कोविड के बाद से थोड़ी सी कमी आई है। आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जब इंजीनियरिंग में उनको सफलता नहीं मिल रही। ये छात्रों में या प्रतियोगी छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को आप कैसे देखते हैं, और इस कमी से कैसे इसको पार पाया जा सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार परीक्षा पर चर्चा करते वक्त इस बात को उठाते रहे हैं, मन की बात में उन्होंने इस मुद्दे को रखा है, और आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं बताने के लिए कि ये जो आत्महत्या की प्रवृत्ति ये जन्म कैसे लेती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। एक चीज़ ऐसी है, बहुत 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 बड़ा महत्व मन के ऊपर संग का पड़ता है। तो माता पिता जब किसी इंस्टीट्यूट का चुनाव करते हैं, किसी क्षेत्र का चुनाव करते हैं, अब सब काम इंस्टीट्यूट को करना है, बस केवल वो एक इस बात की सावधानी अवश्य रख लें, कभी कभी इसकी दृष्टि कर लें कि वहाँ रहते हुए उस बालक का संग क्या है। अगर 50 लोग किसी व्यक्ति को मदिरा पीने के लिए प्रस्ताव दें और जिसके कुल खानदान में कभी ना पी गई हो, उस प्रियर प्रेशर में भी कई बार ऐसे ग्लास को थाम सकता है। और कोई ऐसा स्थान हो जहाँ का न तो वातावरण और न जहाँ का परिवेश इस व्यवस्था के अनुकूल पड़ता हो कि ऐसे किसी वस्तु, ऐसे किसी पदार्थ का सेवन किया जाए, तो नित्य प्रति पीने वाला व्यक्ति भी वहाँ बड़ी प्रयास करने के बाद भी ऐसी चीज़ को हाथ में नहीं ले सकेगा। तो आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है।
तो हम बहुत ज़्यादा आत्महत्या का एक तो प्रचार नहीं करें, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक में आ जाती है तो बहुत कैजुअल हो जाती है, और जब वो कैजुअल हो जाती है तो उसको करना भी बहुत आसान हो जाता है। जब एक ने किया है तो उसका मोटिवेशन बनता है, फिर दूसरा भी कर सकता है। तो पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम चुपचाप इसको देखते रहें। मैं इस पर ये कह रहा हूँ कि जैसे कोविड के समय कोविड का प्रचार जरूर किया गया, पर उसके साथ उसकी सावधानियों का प्रचार किया गया कि ये किया जाएगा तो ऐसा हो सकता है, आप किसी को छुएंगे या 16 बार आपको हाथ धोना पड़ेगा, या आप बाहर जाएं तो इस प्रकार के डिस्टेंस को बना करके रखें। तो ऐसी वस्तुओं के प्रचार की बहुत जन सामान्य में आवश्यकता है, जहां पर हम इस प्रकार के आत्महत्या के जो परिणाम जीवन में प्रस्तुत होते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक मोटिवेशन की आवश्यकता है। अगर वो मोटिवेशन उसके पास होगा कि वो जीवन को और महत्व बढ़ा करके प्रस्तुत किया जाएगा, केवल वो एक शिक्षा और एक ऑफिस तक सीमित नहीं की जाएगी, तो वो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मेरी एक आपसे ये प्रार्थना है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मोटिवेशन, जो केवल शिक्षा नहीं, जीवन के आनंद की उत्सुकता के लिए भी चीज़ों को उसके साथ जोड़ें, और शास्त्र भी उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केवल पुण्य की दृष्टि से नहीं, आप ज़्यादा कुछ ना कर सकते हो, किसी एकेडमिक्स को आप नहीं जोड़ सकते हो, तो मेरा ऐसा निवेदन है कि जैसे जेलों ने आज पुरोहितों को नियुक्त किया है, जहाँ गीता आदि पढ़ाई जाती है, वर्ष में हर विद्यालय गर्मी की छुट्टी के अंतिम सप्ताह में किसी एक विद्वान आचार्य के द्वारा 7 दिन और 9 दिन के कथाओं का क्रम रखे, जो कि आचार्य की नियुक्ति बहुत सोच समझ के हो, जो कि आधुनिक शिक्षा और पुरातन शिक्षा से युक्त हो, उनको उसका टेस्ट पता चलेगा। और अगर शास्त्र का आधार बनेगा, मैं आपसे एक बड़ी बात कहूँ, राम जी तैयार हो रहे थे और दशरथ जी ने खबर भेज दी थी, सीता जी के साथ बैठे थे, क्योंकि आज एक पति पत्नी की तरह अकेली ही अंतिम रात्रि थी, और कल से ये राजकुमार और राजकुमारी होने वाले थे, और दायित्व तो बहुत विकसित था, और दोनों एकांत में अपनी कक्ष में बैठे कुछ बीती और कुछ आगे की बैठी बैठी चर्चा कर रहे थे। तभी सुमंत आए और बोले कि भगवान, आपको कैकेयी जी के महल में महाराज दशरथ ने बुलाया है। तो बड़ी सहजता से राम जी बोले, मैं अभी आता हूँ, जरा कोई बात होगी, कल इतना बड़ा आयोजन है तो पिताजी को कुछ उसके लिए मुझे कोई आज्ञा देनी होगी, तुम यहीं बैठना, मैं 2 मिनट में आया बस। और राम जी इतना सा कहकर और चले। कैकेयी जी के महल में प्रवेश किए तो वहाँ तो घटना ही दूसरी थी। राम के महल में संवाद हो रहा था, कैकेयी के महल में विवाद हो रहा था। एक बहुत आत्मीय संवाद को छोड़कर एक बहुत आत्मीय विवाद की तरफ राम चले थे, और खबर लगी कि योजना बदल गई। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करूं तो शायद कपड़ों पर क्लीज लगा ली होगी, ठीक है, मुकुट बिल्कुल तैयार होगा, कौन सा पादुका पहननी है बिल्कुल व्यवस्थित होगी, पोशाक का चुनाव हो गया होगा। भाई, राजप्रसाद का राजकुमार बनना है, पूजन सामग्री में अलग अलग सरोवरों के और नदियों के घट आके अवस्थित हो चुके होंगे, अगले दिन तो उत्सव होना है। उस तैयारी के बीच में और कैकेयी जी कह देती हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो राम जी ने उन्हें न स्ट्रेस हुआ, न कोई डिप्रेशन हुआ, उन्होंने उस व्यवस्था को बड़ी सहजता से स्वीकार किया। अभी चौपाई तो मुझे नहीं उठ रही है, पर लौटते समय जब कौशल्या जी ने पूछा कि राम जी आप क्या बात हुई बेटा, क्या हुआ, कुछ अंदर तुम गए थे, क्या बात हो गई? राम जी के पास थे, एकदम सीता जी के पास थे, अंदर क्यों गए? भी कैकेयी जी उधर बुलाया था, कोई बात हुई अंदर? कुछ ऐसे मेरे कानों में बातचीत करने की आवाज़ सी आ रही थी, कुछ कभी वॉल्यूम ऊंची थी नीची थी, कोई चुप था कुछ बोल रहा था। महाराज दशरथ का की आवाज़ कम थी, सामान्यतः राजा की आवाज़ कमरों से ज़्यादा होती है, रानियाँ थोड़ी मौन रहती हैं, पर आज कुछ विपरीत वातावरण था भीतर कक्ष का। कौशल्या ने राम से पूछा तो राम जी ने मुस्कुरा के कह दिया कि नहीं माँ, थोड़ी सी योजना में परिवर्तन है, दशरथ जी मुझे महल का राज्य दे रहे थे और कैकेयी जी ने जंगल का राज दे दिया, और मैं कल जा रहा हूँ।
और बस, और उन्होंने कहा फिर तू जा रहा है तो तेरी पत्नी भी जाएगी। फिर बोल दिए लक्ष्मण जी भी जाएंगे। एक इस घटना को आज के परिप्रेक्ष्य में उतार के देखिए तो कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब इस प्रकार के शास्त्र के आधारों से व्यक्ति को मोटिवेशन दिया जाएगा, लाइफ के बिगर पर्सपेक्टिव को तैयार किया जाएगा, उसमें केवल शिक्षा 4 प्रकार के विकास का आधार होना चाहिए। ये बात आप अलग से भी जरूर मेरी प्रेषित कीजिएगा। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आत्मिक विकास। आज स्कूल केवल 2 विकासों की बात करते हैं। शारीरिक विकास, वो भी क्रम कुछ सालों से ही शुरू हुआ है। बहुत पुराने क्षेत्रों में बड़ी जगह, बहुत ज़्यादा पुरानी एक कहावत थी ना, खेलोगे कूदोगे, कुछ ऐसा था कि खेलना कूदना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, इसका मतलब शारीरिक शिक्षा का विधान श्रेष्ठ नहीं था। क्रिकेट भी शायद इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि एक आदमी को उसमें कुछ करने नहीं, 4-5 लोग तो बेचारे खड़े ही रहते हैं उसमें। बैट्समैन को भी कुछ नहीं करना, विकेट कीपर को भी कुछ नहीं करना और 3 एम्पायरों को भी कुछ नहीं करना। तो 30% लोगों का तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो शारीरिक विकास ये भी स्कूल की जिम्मेदारी है। उसके बाद बौद्धिक विकास, जिस पर हमने किताबों का निर्माण किया, NCERT का निर्माण किया, जिसमें इतिहास पढ़ाना है, जिसमें टेक्नोलॉजी पढ़ानी है, जिसमें हमें बड़े बड़े फार्मूलाज रटाने हैं, ये सब बौद्धिक विकास है। तीसरा मानसिक विकास। उस मानसिक विकास पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत सीमित है। उसमें हम संगीत को जोड़ सकते हैं, उसमें हम चित्रकारिताओं को जोड़ सकते हैं, हम उसमें काव्य संवादों को जोड़ सकते हैं। और अगर किसी भी विद्यार्थी के पास कोई कला है तो वो अवसाद से बच सकता है, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने का एक साधन मिल जाता है। वक्ता को वक्तृत्व मिल जाता है, लेखक को लेखन मिल जाता है, चित्रकार को चित्रकारिता मिल जाती है, म्यूजिशियन को संगीत मिल जाता है। उसका मानसिक विकास, वो इक्विलिब्रियम भी स्पेंड हो, वो भी उस केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं हो जाए। तो अब जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स खोले हैं वो तीसरे विषय पर ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि ये जो जानता है हम उसी चीज़ को बड़ा करें। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आत्मिक विकास। तो सिंसियरिटी ऑफ एक्शन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ हार्ट, इन तीनों के साथ साथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जब ये 4 चीज फुली अलाइन होंगी तब हमारे सामने एक व्यक्तित्व खड़ा होगा। और मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक और निवेदन करूंगा कि मैंने क्योंकि भी क्रिकेट का नाम लिया तो आपसे यही प्रार्थना है कि जीवन भी एक क्रिकेट का मैच है और उसमें केवल एक ही अंतर है कि हमारे पीछे क्रिकेट में तो विकेट खड़े रहते हैं, बॉल मिस हुई तो विकेट पर लगेगी और विकेट गिर जाएगा। पर जीवन का जो क्रिकेट है उसमें बस विकेट हमारे हाथ में नहीं है। लाइफ चांस की बॉलिंग करती है, पहला चांस आता है, हो सकता है आप हिट करने से चूक जाए, पीछे चली जाए, फिर दूसरी बॉल फेंकेगी, फिर उससे फिर चूक जाए, फिर निकल जाए। हो सकता है आपको एक चांस मिलता है जब आप 6th क्लास में होते हैं, उसकी रैंकिंग के हिसाब से आप चुनाव करते हैं कि मुझे साइंस वाले विषय को ज़्यादा विस्तृत करना है, कि मुझे सोशल साइंस को ज़्यादा विस्तृत करना है, कि मुझे मैथ को ज़्यादा विस्तृत करना है। वहाँ विषय विस्तृत होता है। अब उस समय अगर हम मिस कर गए तो फिर यही अवसर 10th में फिर से आता है। फिर हो सकता है उस समय हम फिर मिस कर गए तो फिर लाइन चुननी पड़ती है कि कॉमर्स साइड में जाना है, कि मैथ्स की साइड में जाना है, साइंस की साइड में जाना है, कि आर्ट्स की साइड में जाना है, कि MBA करना है, कि डॉक्टर बनना है, कि कलाकार बनना है। तो वहाँ हमें फिर हिट करना है। और उस दिन अगर आप बॉल चूक गए तो कोई चिंता की बात नहीं, 12th के बाद फिर एक बॉल आती है। तो ये बॉल आती रहेगी। जो लाइफ का बॉलर है वो चांसेस की बॉल फेंकेगा, सदा फेंकेगा। ओवर खूब चल रहे हैं, बस आप खूब मिस भी करिएगा, पर बस लाइफ का मतलब है क्रीज पर टिके रहना है। बॉल बार बार आएगी, मिस होती है, आप क्रीज मत छोड़ देना। बस आप क्रीज मत छोड़ देना। हो सकता है कोटा जाने के बाद भी आपकी बॉल मिस हो रही हो,
हो सकता है पुणे जाने के बाद भी आपकी बॉल मिस हो रही हो सकता है पूरी शिक्षा असफल होने के बाद भी आपकी बॉल मिस हो रही हो, फिर घर आएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक स्कॉट बैठा हुआ दीवार पर झांक रहा था, 17 बार इंग्लैंड से हार चुका था, 18वीं बार आत्महत्या का विचार कर रहा था। उसने दीवार पर देखा, एक मकड़ी थी, वो मकड़ी जाला बना रही थी। पहला जाला बनाया और नीचे गिरी। स्कॉट ने याद किया कि मैं पहली बार ऐसे हारा था। तो उसने दोबारा जाला बनाया, वो फिर गिरी। तिबारा जाला बनाया, वो फिर गिरी। 17 बार जाला बनाया, 17 बार गिरी। और 18वीं बार जाला बनाया, वो ऊपर चढ़ गई। स्कॉट उठा और युद्ध जीत गया। जो क्रीज पर खड़ा रहता है वो जीत सकता है। हो सकता है मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। आज धार्मिक स्तर पर एक बहुत बड़ी संस्था है स्कॉन की, उसके क्रिएटर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हुए, हमारी संप्रदाय के महापुरुष हुए, जो सच में विश्व में उन्होंने सनातन धर्म का विस्तार किया। मेरे को उनके एक शिष्य ने उनकी कहानी सुनाई कि 60 के बाद तो उन्होंने विदेश यात्रा का क्रम प्रारंभ किया। उससे पहले तो क्लर्क थे, उससे पहले तो पढ़ाई करते थे, उससे पहले तो नौकरी करते थे, कोई सफल नहीं हुए थे। पर रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति पहली बार जहाज में बैठा, 3 हार्ट अटैक तो उस जहाज में आए और 3 महीने की यात्रा करके अमेरिका पहुंचा। तो अगर उस समय भी क्रीज पर खड़ा है तो लाइफ की किसी भी बॉल को हिट किया जा सकता है। 90 वर्ष की उम्र में भी। अरे हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं, भागवत की कथा में अजामिल ने तो लास्ट बॉल पे हिट कर दिया था। अंत काले च मामे बस स्मरण नित्या कलेवा। पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, बस मरते मरते उसके मुख से नारायण निकल गया। तो इस लोक में कुछ नहीं पा सका, पर वो पा गया जो बड़े बड़े योगी नहीं पा रहे थे। तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन और नहीं हो सकता। जीवन की क्रिकेट को समझिए, उसमें विकेट नहीं है। आप सोचते हो मैं आउट हो गया और मुझे क्रीज से जाना पड़ेगा, उसमें विकेट नहीं है, उसमें आपका क्रीज से जाना आउट है। आप वहाँ खड़े रहिए, बॉल भी छोड़ते रहिए, पर जिस दिन बल्ले पर चढ़े तो ऐसी मारो कि बाउंड्री ऐसी पार हो कि कुल खानदान सब तर जाए, फिर किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा सी, इंटरनेट पे युवाओं की एक बड़ी तादाद में फॉलो करती है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टा हो। तो जब आपका सानिध्य मिला है, तो कोई एक ऐसा संदेश जो आप हमारे देश के युवाओं को देना चाहें, कोई ऐसा पथ प्रदर्शन अगर आप करना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले तो आज ये इंटरनेट एक बहुत बड़ी हमारे लिए शुभ वस्तु है, क्योंकि उसने व्यक्ति को एम्पावर किया। शास्त्र ने किसी को भी एम्पावर करना एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य किया। सेवा का मतलब एम्पावरमेंट ही, वस्तु देना आदि सेवा नहीं है, एम्पावरमेंट है। तो आज इस आधुनिक प्रचार तंत्र की व्यवस्थाओं ने, इंटरनेट ने इस व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ स्थापित किया। भारतीय विज्ञान में ये व्यवस्था बहुत आदिकाल से अवस्थित थी, जिसमें हम आज अगर आप पूजा करते हैं कर्मकांड में, तो एक पुरोहित कलश की स्थापना करके नवग्रहों को स्थापित करता है, उन सब का एक यंत्र बना के तैयार करता है, उसको हम यंत्र बोलते हैं। और मंत्र के माध्यम से वो उस देवता तक तुम्हारा व्हाट्सएप भेजता है। आप जब संकल्प करते हैं तो ब्राह्मण सबसे पहले आपकी लोकेशन फाइंड करता है। कभी आपने ध्यान दिया, जैसे गूगल मैप करता है कि कौन सा गोत्र है, कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है। तो हमारे यहाँ की ये पुरानी शिक्षा अवस्थित थी जो इस रूप में प्रसारित हुई, और आप उसी माध्यम से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। और आजकल युवा इस माध्यम पर इसलिए और जाना चाहते हैं, उसका एक और कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति निर्णय की स्वतंत्रता चाहता है। आज जो टीवी या पुस्तक या आदि जो प्रचार के साधन थे, उसमें वो देख सकता था जो उसको दिखाया जाता था। इसमें वो देख सकता है जो वो देखना चाहता है। अभी वो अगर टीवी चला रहा है तो शायद मुझे स्किप ना कर सके, पर अगर यूट्यूब चला रहा है तो मुझे स्किप कर सकता है, कुछ और आगे देख सकता है। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये बड़ी सुखदायी है। इसलिए इस प्रचार क्षेत्र को उसने बहुत विस्तार प्रदान किया। और मैं युवाओं के प्रति एक इतना सा ही निवेदन करूँगा कि युवा अवस्था एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। युवा अवस्था जैसे कुम्हार कोई पात्र बनाता है, तो एक अवस्था तो उसके पास सूखी मिट्टी आती है और उसके यहाँ
फिर मिट्टी तो पड़ी रहती है एक कोने में, और दूसरी तरफ एक दीवार के ऊपर पात्र बने रखे होते हैं। शायद उसे सकोरा बना देता है, कभी कभी कटोरियाँ बना देता है, कुल्हड़ बना, हमारे यहाँ कुल्हड़ बनते हैं, यहाँ पास में हमारे इस चीज़ का प्रयोग बहुत है। और आपकी बात सुनते ही, क्योंकि मैं भी कुल्हड़ वाली चाय भी पी के आ रहा था, इसलिए मुझे आपके प्रश्न पर यही बात ध्यान में आई। एक तो सूखी मिट्टी है और एक बना हुआ कुल्हड़ है। ये दोनों तो कुम्हार के यहाँ इधर उधर पड़े रहते हैं, और ये दोनों से कुम्हार कुम्हार नहीं होता, इन दोनों से कुम्हार कुम्हार नहीं होता, क्योंकि मिट्टी किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ भी हो सकती है और कुल्हड़ किसी शॉपकीपर के यहाँ भी हो सकता है। कुम्हार कुम्हार तब होता है उसकी चाक पर क्या है, और उसकी चाक के ऊपर सूखी मिट्टी नहीं होती, उसकी चाक के ऊपर कुल्हड़ नहीं होता सूखा, उसकी चाक के ऊपर गीली मिट्टी होती है, और वो चाक को घुमाता है और घुमा के उस गीली मिट्टी को एक आकार प्रदान करता है। और उस समय जो वो आकार दे देता है, जब धूप में वो आकार सूख जाता है तो वो फूट सकता है, पर दोबारा उस आकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। तो मैं केवल इतनी सी आपसे प्रार्थना करूंगा, युवा, आपको जो करना हो सो करिए, पर अपनी लाइफ को ऐसे देखिए कि आप कुम्हार की चाक पर हैं। अपने जीवन को कुम्हार की चाक बनाइए, गीली मिट्टी का अवसर मिला, एक बार ये मिट्टी पक गई तो फिर उन आकारों को, उन प्रकारों को, उन व्यवस्थाओं को बदला नहीं जा सकता। बालक, एक अबोध गोदी का बालक सूखी मिट्टी की तरह, एक वृद्ध सूखे कुल्हड़ की तरह। इसलिए कई बार आपने वृद्धों में देखा होगा, वो जिस डायरेक्शन में घर में सोफे पे बैठते हैं, उस सोफे के डायरेक्शन को भी बदल दो तो वो विचलित हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि मिट्टी बहुत सूख गई है, कुल्हड़ ने बहुत आकार ले लिया है। जिस समय उनकी सुबह अखबार पढ़ने का समय होता है और वो अखबार देने वाला बालक अगर आधा घंटा विलंब कर दे तो उस दिन उनका डे ऑफ हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि कुल्हड़ बहुत हद तक सूखता गया है, बहुत हद तक सूख गया है। युवा अवस्था ऐसी अवस्था है, चाक पर धरी हुई गीली मिट्टी, उस पर अब आप जो बढ़िया से बढ़िया इसको एक्सपेंड कर सकेंगे, अपने जीवन को एक्सपेंड करिए, एम्प्लॉयमेंट से वहां तक सीमित मत करिए, अपने जीवन को बहुत एक्सपेंड करिए अपने स्वार्थों से, इन सब व्यवस्थाओं से थोड़ा और परे विचार कीजिए, अपनी जीवन को थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए अपनी प्रतिष्ठाओं से। इससे दायरे को जितना बड़ा करते जाएंगे, चीजें उसमें अपने आप समाहित होती चली जाएंगी। और एक इसको इतना सुंदर आकार दे दीजिए, मिट्टी सूखे उससे पहले इसको ऐसा आकार दे दीजिए, कोई एक ऐसा पात्र बनाइए जो मल्टी यूजफुल हो, जिसमें कुछ रख के खाया भी जा सके, जिसमें कुछ पिया भी जा सके, जिसमें गर्म भी रखा जा सके, जिसमें ठंडा भी रखा जा सके। तब हम लाइफ की स्ट्रगल्स में तकलीफ नहीं खाएंगे। हमने ऐसे पात्र बना लिए जिसमें शायद ठंडा ही भर के पिया जा सकता था, और अगर जिस दिन उसमें गर्म आया उस दिन हमको डिप्रेशन की गोली खानी पड़ गई, उस दिन हम स्ट्रेस्ड आउट हो गए, उस दिन हम किसी योगा सेशन के लिए गए और किसी पीसफुल म्यूजिकल इवेंट के लिए गए, क्योंकि हमें वो ठंडा करना था। पर अगर आपने उस पात्र को इतना बड़ा कर दिया तो राम वनवास में भी खुश रह सकते हैं। श्री कृष्ण व्रज रहें, चाहे मथुरा रहें, चाहे कहीं भी रहें, जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थिति को आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो चाक पर रखी गीली मिट्टी की तरह आप ही मिट्टी हो और आप ही कुम्हार हो, तू ही माटी तू ही कुम्हार। युवा उसे कहते हैं जो मिट्टी भी है और कुम्हार भी है। तुम्हें अपना आकार स्वयं देना है और ऐसा आकार दे देना है जिससे सारे जगत का उद्धार हो सके। बुद्ध ने यह आकार दिया था, इसलिए बुद्ध का कुल्हड़ ऐसा बड़ा बन गया कि आज सैकड़ों साल के बाद भी उसमें कोई भी पानी पी सकता है। शंकराचार्य का वो आकार था, चैतन्य महाप्रभु ने वो आकार दिया, बड़े बड़ों ने वो आकार दिया, भगत सिंह ने वो आकार दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने वो आकार दिया। जीवन को इतना बड़ा आकार दे दिया उस गीली मिट्टी के समय कि आज हम सब उस सत्पात्रों को पढ़कर अपने जीवन को विकासशील करते हैं। शास्त्री, आप स्वस्थ रहें, सार्थक रहें, समाज के यूं ही प्रभावित और प्रेरित करते रहें। उम्मीद करते हैं हमारा ये संवाद विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करेगा। आप हमारे शो में आए, आपको बहुत बहुत मुझे मेरा बहुत आनंद आया, और आप भी स्वस्थ रहें और खूब मस्त रहें और सबको प्रेरित करते रहें और भगवान के भक्त भी रहें, और खूब युवाओं आपके माध्यम से सबके भीतर
जो परम रुद्रता है जीवन को कुछ ऊंचाई तक पहुंचाने की, जो एक विलक्षण ज्योत्सना है, वो सदा जगी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।